हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर वेव ऑप्टिक्स के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है और किस तरह से होता है। तो देखो, इंटरफेरेंस को समझने से पहले हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत इजी सा है। क्या प्रिंसिपल है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो लाइट के सोर्सेज, और दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो लाइट के सोर्सेज है, ठीक है। अगर हम एक लाइट का सोर्स ले रहे हैं तो उस लाइट के सोर्स की जो वेव होती है उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर जो ऊपर की तरफ जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और इसका नाम क्या होगा? क्रस्ट। नाम क्या होगा? क्रस्ट। और जो डाउनवर्ड में है इसका मतलब नेगेटिव, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। ट्रफ। ऊपर की तरफ है वो क्रस्ट और डाउनवर्ड है वो ट्रफ, ठीक है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो लाइट के सोर्सेज होंगे और दोनों के दोनों लाइट के सोर्सेज की जो वेव्स होगी वो सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज मतलब मिल जाएंगी, ठीक है। अब मिलने से क्या होगा? जैसे देखो, हम मैरिज का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ की जो मेंटलिटी है, दिल लगा लो, मेंटलिटी लगा तो वो मिल रही है तो मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बट अगर वो थिंकिंग नहीं मिल रही है तो वहाँ पे क्या होगा? हर रोज घमासान वाला युद्ध होने वाला है, ठीक है। रामायण महाभारत हर रोज होगी उस घर के अंदर। तो यहाँ पे भी वही चीज है, जब दो सोर्सेज से लाइट आएगी और वो कंबाइन होगी तो वहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है। वहाँ पे प्यार मोहब्बत शांति भी होगी और वहां पे युद्ध भी होगा। तो वो देखते हैं, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट और नीचे वाला पार्ट ट्रफ। तो देखो, यहां पर हमने लिया दो लाइट के सोर्सेज, ये हो गया, ठीक है। अगर मान लो एक सोर्स से लाइट आ रही है इस तरह से और दूसरे से भी लाइट आ रही है इसी तरह से, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो देखो जब ये सुपर इम्पोज होगी तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव पे फॉल होगा और रिजल्टेंट मिलेगी इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड की, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। मतलब इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, मिल गई है इसकी थिंकिंग। तो यहाँ पे क्या होगा? प्यार मोहब्बत शांति, मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना होगा, मतलब कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगी। सेकंड केस के अंदर ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स है। सिमिलरली अब दूसरा जो सोर्स है वो आ गया अपोजिट थिंकिंग का। अगर ये पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव हो रहा है तब ये पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा? युद्ध होगा, और जहां पे युद्ध होता है वहां पे होता है विनाश, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा? जीरो इंटेंसिटी, मतलब बिल्कुल डार्कनेस। बट यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, क्या कंप्लीटली डार्कनेस होगी या थोड़ी सी कम होगी? तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, मान लो ये पॉजिटिव का एम्पलीट्यूड है 5 मीटर और यहाँ पे नेगेटिव का एम्पलीट्यूड है 3 मीटर, तो उसके बाद यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी बच जाएगी, ठीक है। अगर इसका 5 है और इसका भी 5 है नेगेटिव में तो इंटेंसिटी रहेगी 0। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा है तो उस केस में थोड़ी बहुत लाइट रह जाएगी, और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है? दो सोर्सेज की वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेगी और एक नई वेव बना लेगी। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड लगा लो y1 है, इसकी डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इस केस में y कितना हो जाएगा? y1 माइनस y2, ठीक है। तो इसी बेसिस के ऊपर यहाँ पर तो क्रस्ट पे क्रस्ट फॉलो है, ट्रफ पे ट्रफ, तो क्रस्ट पे क्रस्ट पॉजिटिव, ट्रफ पे ट्रफ नेगेटिव, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव। अगर क्रस्ट पे
ट्रफ फॉल हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसी बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर हम लाइट को रीडिस्ट्रीब्यूट करते। मान लो ये एक टॉर्च है, मैंने इस टॉर्च से इस बोर्ड के ऊपर लाइट फॉल कराई तो अब लाइट हो गई। फिर हमने इसी तरह से एक दूसरा सोर्स ले लिया, अब इस दूसरे सोर्स से भी हम लाइट गिराएंगे, होगी यहाँ पे फिर भी लाइट। अब हम दोनों से एक साथ लाइट गिराएंगे और फिर देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। तो देखो क्या होगा, ठीक है। अगर तो हमारे पास जो सोर्सेज है वो इंडिपेंडेंट है, अगर हमारे पास सोर्सेज कैसे हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब आपस में कोई लिंक नहीं है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स है तो यहाँ पे पूरे के पूरे बोर्ड पे होगी ब्राइटनेस, क्या होगी, ब्राइटनेस। अगर हमारे पास सोर्सेज है मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर पाएं तो उसके लिए हमारे दोनों सोर्स होने चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो इंटरफेरेंस को देखने की कंडीशन क्या है, हमारे पास कैसे सोर्सेज होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज। जब हम कोहेरेंट सोर्सेज लेंगे तो उन कोहेरेंट सोर्सेज से एक सोर्स से लाइट आई, ये दूसरे सोर्स से लाइट आई, ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो गई और रिजल्टेंट वेव बन जाएगी। और अगर वो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, पॉजिटिव वेव बढ़ गया, नेगेटिव वेव बढ़ गया, तो मतलब वहां पे हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर दोनों सोर्सेज की वेव्स के मिलने से एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इस पूरे फिनोमिना को स्टडी करने के लिए एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि यंग ने 1802, ये जो यंग है एक साइंटिस्ट का नाम है, थॉमस यंग, डॉक्टर थॉमस यंग, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर उन्होंने लिया एक सोर्स लिया, उस सोर्स के सामने एक स्लिट रख दी, ठीक है। सोर्स के सामने क्या रखी, एक स्लिट रख दी और इस स्लिट की जो विड्थ है वो होगी 1 mm। फिर उसने 2 और स्लिट ली, इन दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है 0.5 mm, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिया स्क्रीन, जो स्क्रीन होगी यहाँ से कितनी दूर है, 2 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, यहाँ से कितनी दूर होगी, 2 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये वाली डिस्टेंस होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे ये लाइट का सोर्स है, ये एक सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट है और स्क्रीन है। यहाँ पे इसने इंटरफेरेंस कैसे ऑब्जर्व किया उसके लिए हम डायग्राम को थोड़ा छोटा करके समझते हैं क्योंकि बोर्ड पे अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो ये वाली वीडियो देखो। हमने लाइट का सोर्स लिया जिसको हम बोलते हैं सोर्स एस, उसके बाद हमने ये एक स्लिट ली, ये जो स्लिट होगी, अब इस सोर्स की जो लाइट होगी वो कहाँ से पास होगी, इस स्लिट के अंदर से पास होगी। और अगर हम मान लेते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे लाइट का सोर्स है, यहाँ पे स्लिट होगी और कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, उसको क्या दिखेगा, जब यहाँ पे स्लिट है मतलब यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है तो उसको पीछे वाला सोर्स तो दिखाई नहीं देगा, उसको क्या दिखेगा कि लाइट यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे निकलेगी, यहाँ से निकलेगी हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो स्लिट है, स्लिट के अंदर ये जो छोटा सा होल है, ये होल किसकी तरह काम कर रहा है, एक पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है। अगर ये होल एक पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है
तो पॉइंट सोर्स से क्या होगा, हर तरफ लाइट्स निकलेगी तो वहाँ पे क्या बनेंगे, वेव फ्रंट बनेंगे, जो हम हाइजन प्रिंसिपल के अंदर स्टडी कर चुके। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस सोर्स से लाइट जाएगी, लाइट गई तो ये वाली जगह यहाँ पे ये क्या काम करेगा, अब इस पर्सन के लिए तो ये वाला सोर्स है, ये तो है ही नहीं, तो सोर्स का काम कौन करेगा, ये पॉइंट, ठीक है, ये होल काम करेगा स्लिट के अंदर। अब यहाँ से क्या बनना शुरू होंगे, वेव फ्रंट बनना शुरू होंगे, ठीक है। अब यहाँ से वेव फ्रंट बनेंगे, हम जो सॉलिड लाइन होगी, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना, ये जो सॉलिड वाली लाइन होगी इसका मतलब होगा क्रस्ट, और जो डॉटेड लाइन होगी इसका मतलब होगा ट्रफ, ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि सबसे पहले निकल रहा है क्रस्ट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या निकला, डॉटेड में ट्रफ, फिर से क्या निकलेगा, क्रस्ट, फिर से क्या निकलेगा, ट्रफ, फिर से क्रस्ट, फिर से ट्रफ, फिर से क्रस्ट। अब जो लाइट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, अब यहाँ से लाइट निकल गई, अब ये पर्सन यहाँ से मूव कर गया, यहाँ से हो गया गायब शक्तिमान की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक कागज़ के अंदर फिर से 2 होल कर दिया, अब की बार एक ये, अब ये यहाँ पे इसने एंट्री मारी है, यहाँ पे खड़ा हो गया। अब इसको क्या लगेगा, इसको यहाँ से भी लाइट आती हुई दिख रही है, इसको यहाँ से भी लाइट आती हुई दिख रही है, इसके लिए ना तो ये सोर्स एग्जिस्ट करता है ना ही ये सोर्स एग्जिस्ट करता है, इसके लिए सोर्स है यहाँ पे ये वाले 2, ठीक है। तो इसके लिए तो यही 2 सोर्सेज है, और इसको लगेगा, इस पर्सन को लगेगा कि लाइट इस सोर्स से आ रही है और इस सोर्स से आ रही है, और हाइजन के अकॉर्डिंग लाइट किसके फॉर्म में आती है, वेव फ्रंट की फॉर्म्स में आती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में। तो इस पर्सन को लगेगा कि ये दोनों लाइट के सोर्स वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक सोर्स से कितने सोर्स बना दिए, 2 सोर्स बना दिए, और ये दोनों सोर्स क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, ठीक है। तो मतलब हमारी इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल हो गई, हमारे पास 2 कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। अब हमें देखना है कि ये 2 कोहेरेंट सोर्सेज किस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, क्रस्ट निकल रहा है, तो यहाँ से निकाल दो ट्रफ, ये हो गई ट्रफ, ठीक है। इसी तरह ये हो गई ट्रफ, फिर निकाल दो क्रस्ट, इस वाली स्लिट की भी क्रस्ट। अब ध्यान रखना, देखो इस डायग्राम को, ताकि गलत ना हो, यहाँ पे हमारी स्क्रीन है, यहाँ पे क्या है, हमारी स्क्रीन, ये डायग्राम गलत ना हो इसके लिए हम एक जुगाड़ बता रहे हैं पहले ही, जो तुम्हें करके चलना है, ठीक है। हमें ये पता है कि जब क्रस्ट मतलब सॉलिड लाइन फॉल होती है, और डॉटेड एक दूसरे पे फॉल होती हैं, दोनों की दोनों, तो उस केस में हमें मिलेगा मैक्सिमा, सॉलिड और सॉलिड मिलेगी, और डॉटेड मिलेगी। और एक केस ऐसा जिसमें एक डॉटेड लाइन और दूसरी सॉलिड लाइन, तो इस केस में हमें मिलेगा मिनिमा मतलब डार्कनेस, और मैक्सिमम मतलब ब्राइट, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, देखो ये वाला डायग्राम ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैं दूसरे मार्कर से मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे देखो दोनों डॉटेड मिल रहे, तो इसको डॉट लगा दो। अब यहाँ पे फिर से 2 क्रस्ट मिल रही हैं, तो ये एक सीध में आने चाहिए, बिल्कुल एक लाइन में, मतलब हमारा जो मैक्सिमा बनेगा यहाँ पे बनेगा। तो ध्यान से बनाना, कैसे बनाना, देखो अभी हमने फिर से क्या बना दिया, ट्रफ, ठीक है। अब इस साइड भी क्या बनेगा, ट्रफ, बट ध्यान रखना है अगला डॉट यहाँ पे आना चाहिए, तो पहले इस पॉइंट से इस साइड में ला दो और इस पॉइंट से उस साइड में ला दो, क्लियर। अब नेक्स्ट बनना चाहिए, पहले एक खींच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट
क्रस्ट। तो मतलब अगला डॉट यहाँ पे आना चाहिए, तो बना दो, ये बन गया। तो हो गया ना, देखो ये जो सीधी लाइन है यहाँ पे सारी की सारी क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल हो रही है, ट्रफ पे ट्रफ फॉल हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमा। क्लियर। अब हम देखते हैं मिनिमा। ठीक है, एक मैक्सिमा तो हमने बना दिया और इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब बिल्कुल बीच में मैक्सिमा बन रहा है। अब देखते हैं मिनिमा। मिनिमा में एक सॉलिड मतलब क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे पे फॉल होते हैं। तो फिगर के अंदर देखो, फिगर के अंदर हम देखेंगे इसके अंदर, तो ये देखो यहाँ पे रेड वाली लाइन और एक ग्रीन वाली लाइन मिल रही, इसको क्रॉस से दिखा दो, क्रॉस से। फिर से यहाँ पे एक रेड और एक ग्रीन, मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिल गई। फिर यहाँ पे एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिल गए। सिमिलरली नीचे की तरफ एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ मिल रही है। क्रस्ट ट्रफ का मतलब मिनिमा बन रहा है, तो यहाँ से ज्वाइन कर दो और खींच दो, तो यहाँ पे क्या बन गया, मिनिमा। मिनिमा मतलब डार्कनेस, अंधेरा होगा यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, मिनिमा। इसी तरह यहाँ से ऊपर वालों को मिला दो, तो ये बन गया, ये भी क्या बन गया यहाँ पे, मिनिमा। अगर पहले ही हमें पता है डॉट, तो पहले माइंड में रखना ये सारे एक लाइन में आएंगे, इन सारों को एक लाइन में आना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमें दूसरा मैक्सिमा चाहिए, दूसरा मैक्सिमा मतलब ये देखो दोनों ग्रीन ग्रीन, मतलब दोनों ट्रफ ट्रफ, दोनों क्रस्ट क्रस्ट, दो ही मिली हैं। अगर और ज़्यादा बनानी तो और ज़्यादा ड्रॉ कर लो, इनको मिला दो, तो ये आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा। अगर ऊपर बनाना है तो ये देखो ये और ये जहाँ पे मिल गए, तो ये ऊपर से फर्स्ट मैक्सिमा, ऊपर से फर्स्ट मैक्सिमा। सिमिलरली बस ध्यान क्या रखना है, जब सॉलिड सॉलिड पर गिरे और डॉटेड डॉटेड पर गिरे तो ही हमें मैक्सिमा मिलेगा। अगर एक सॉलिड और एक डॉटेड मिल रही है तो दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, मतलब हमें डार्कनेस मिलेगी। तो ये था हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न। अब इंटरफेरेंस पैटर्न बनता किस तरह से वो हमने समझ लिया। अभी हम देखेंगे कि वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर हमने देखा कि कहीं पे तो ब्राइटनेस है और कहीं पे है डार्कनेस। तो वो ब्राइटनेस और डार्कनेस किस तरह से बनती है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है जिसको हमें वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो वो कंडीशंस है इस तरह से, देखो सबसे पहले हम दो वेव्स ले लेते हैं। मान लेते दोनों वेव्स को रिप्रेजेंट करते, फर्स्ट जो वेव थी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अब जो ओमेगा टी क्या है, यहाँ पे ओमेगा टी है एंगल, क्लियर। y2 मतलब सेकेंड वेव बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, ओमेगा टी फर्स्ट वेव का एंगल, ओमेगा टी प्लस फाइव सेकेंड वेव का एंगल। फाइव का मतलब दोनों के अंदर कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है और वो फेज डिफरेंस हमेशा एक जैसा रहेगा। ठीक है, समझ आया। मतलब अगर शुरू से वो उनके अंदर डिफरेंस कितना 45 डिग्री का, तो 1 साल बाद 2 साल बाद हमेशा जब भी हम ऑब्जर्व करेंगे उनके बीच एंगल का डिफरेंस कितना होगा 45 डिग्री। अब हमने क्या करना, दोनों को सुपर इम्पोज करवा दो, तो y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू a साइन ऑफ ओमेगा टी, y2 की वैल्यू b साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो a साइन ऑफ ओमेगा टी b। देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है साइन a प्लस b का। मैथ्स के अंदर साइन a प्लस b किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ a कोस ऑफ b, प्लस है तो प्लस, साइन ऑफ a आ चुका है तो साइन ऑफ b, कोस ऑफ b पहले आ चुका है तो कोस ऑफ
ए। सॉल्व कर दो, ए का मतलब ओमेगा टी और फाई का मतलब बी का मतलब फाई। तो खोल लो, साइन ऑफ ओमेगा टी कोस ऑफ फाई प्लस साइन ऑफ फाई कोस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी साइन ऑफ ओमेगा टी कोस ऑफ फाई। मतलब ब्रैकेट को ओपन कर दो तो बी इसके साथ भी आ जाएगा। अब इन दो टर्म्स में से देखो, ये जो स्टार्टिंग की दो टर्म्स है, यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी कोस ऑफ फाई। फिर नेक्स्ट प्लस बी साइन ऑफ फाई कोस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स को एज्यूम करना है। मान लो लेट ए प्लस बी कोस फाई। मान लो ये जो टर्म है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब इस टर्म की जगह हम रख लेंगे आर कोस ऑफ थीटा, आर कोस ऑफ थीटा। ठीक है, इसी तरह जो कोस फाई वाली टर्म है ये बी साइन फाई, इसकी जगह हम रख लेंगे आर साइन ऑफ थीटा। समझा, जो हमने ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इनकी जगह हमने रखा आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। ये वाली वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करो तो y किसके इक्वल आ गया, साइन ऑफ ओमेगा टी। इस टर्म की जगह लिखेंगे r, पहले लिख लो कोस ऑफ थीटा, प्लस b साइन फाई की जगह r साइन थीटा कोस ऑफ ओमेगा टी। यहां तक समझ आया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहां से फिर से वही फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी वाला। तो y इज इक्वल टू आर, कॉमन अंदर क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये बन गई हमारे पास रिजल्टेंट वेव। जब दो वेव्स के सुपर इम्पोज करने से जो थर्ड वेव बनती है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, y इज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, इक्वेशन को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब वेव को तो हमने एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें ये दिखाना है यहाँ पे r क्या है। तो r के लिए हम इन दोनों को स्केयर करेंगे और ऐड कर देंगे, तो स्केयरिंग एंड एडिंग। तो इस साइड बन जाएगा आर स्केयर कोस स्केयर थीटा, दोनों को इस दोनों साइड स्केयर करो, दोनों साइड स्केयर करो और ऐड कर दो। सबसे पहले हम राइट साइड वाली टर्म्स को स्केयरिंग करके ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को स्केयर करो और ऐड कर दो, ए स्केयर प्लस ए प्लस बी कोस ऑफ फाई का स्केयर और बी साइन ऑफ फाई का स्केयर। अब सॉल्व करो, यहां से आर स्केयर कॉमन, अंदर क्या बच गया, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कर लेना खुद, हमारे पास आंसर आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर ट्वाइस ऑफ ए बी कोस ऑफ फाई। ठीक है, अब यहाँ से ये आइडेंटिटी होती है 1 के इक्वल, तो मतलब आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोस ऑफ फाई। तो आर किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ले लो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोस ऑफ फाई। तो ये आर क्या है, एम्पलीट्यूड। जब दो वेव्स के सुपर इम्पोज करने के बाद हमारे पास वो थर्ड वाली वेव बनती, या तो ऐसे या फिर अगर डिस्ट्रक्टिव है तो ऐसे। तो इन दोनों केसेस में आर क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड, या तो ये वाला आर होगा या फिर ये वाला आर होगा।
ठीक है, तो ये तो निकाल दिया हमने इसका एम्पलीट्यूड। देखो अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करें तो जो हमारे पास दो लाइट के सोर्सेज थे S1 और S2, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड था A, सेकंड का एम्पलीट्यूड था B, तो फर्स्ट की इंटेंसिटी कितनी थी I1। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड कितना है A स्केयर, तो I प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा KA स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे I1 क्या आ जाएगा KA स्केयर, इसी तरह I2 किसके इक्वल आ जाएगा KB स्केयर। और वो जो रिजल्टेंट वाली वेव बनेगी ना बड़ी सी और एक बिल्कुल छोटी सी, उनका एम्पलीट्यूड है R, तो मतलब फाइनल वेव की इंटेंसिटी क्या होगी KR स्केयर। पुट कर दो यहाँ पे, देखो इस वाली इक्वेशन से यहाँ पे R स्केयर किसके इक्वल है A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ AB कोस ऑफ फाई। अगर मैं दोनों साइड K से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हर जगह क्या आ जाएगा K आ जाएगा। ठीक है, अब देखो KR स्केयर किसके इक्वल है I, KA स्केयर किसके इक्वल है I1, KB स्केयर किसके इक्वल है I2। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे तो स्केयर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो देखो अगर तो यहाँ पे है KA और KB, सिर्फ KA और KB, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी अंडर रूट ले लो इस साइड, किसके इक्वल आ गया ये I1। ये जो कांस्टेंट है ना इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कांस्टेंट ही है, ये मत सोचना कि इस कांस्टेंट के साथ तो स्केयर है ही नहीं, तो कांस्टेंट को इग्नोर करना। ठीक है, तो KA, तो जो ये KA है इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ I1, इसी तरह जो KB होगा इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ I2 कोस ऑफ फाई। समझ आया, कोस ऑफ फाई आ गया है यहाँ पे, और ये आ गया हमारा जो इंटरफेरेंस के केस में जो फाइनल वेव होती है उसका एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमें कंडीशन देखनी, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव, उसके लिए चाहे तो इस इक्वेशन से स्टार्ट करो या फिर इस इक्वेशन से स्टार्ट करो, जहां से भी कंफर्टेबल फील करो वहीं से शुरू कर दो, दोनों जगह से सेम आंसर आएगा। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव का मतलब बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड, मतलब जो बॉन्डिंग है दोनों के बीच में ज़बरदस्त है, बॉन्डिंग अच्छी है, दैट मीन्स वहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो तो वहाँ पे आर क्या होगा? बहुत ज़्यादा। तो कंस्ट्रक्टिव के अंदर आर क्या आएगा? मैक्सिमम। आर मैक्सिमम कब होगा? ए स्केयर तो है ही, बी स्केयर भी है, 2ab, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आर के ऊपर फर्क कौन डाल रहा है? फाई। अगर फाई का मतलब एक वेव ऐसे है और अगर दूसरी वेव अपोजिट आ गई, क्या चीज हुआ? एंगल। पहले वो ऐसे जा रही थी और दूसरे केस में ये ऐसे है नीचे की साइड, तो एंगल चेंज हुआ ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? कोस फाई। अगर हमें आर मैक्सिमम चाहिए तो कोस फाई को मैक्सिमम कर दो, आर मिनिमम चाहिए तो कोस फाई को मिनिमम कर दो। तो यहाँ पे आर मैक्सिमम कब होगा? जब कोस फाई क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कोस फाई क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कोस फाई मैक्सिमम कब होता है? कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1 प्लस
1, जब +1 होगी तब वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो किसने पर वैल्यू होती है, जब फाई कितना होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, मतलब जनरली 2n पाई और n क्या होगा 0, 1, 2 सो ऑन। इस तरह से जब फाई की वैल्यू 2n पाई के इक्वल होगी तो ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, किसके टर्म में, फेज डिफरेंस की टर्म में, ठीक है। और अगर हमें चाहिए पाथ डिफरेंस, तो हम +1 क्लास में पढ़ चुके हैं, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में क्या फॉर्मूला होता है, λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया 2 पाई, फेज डिफरेंस है 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, पाथ डिफरेंस आ गया n लैम्डा। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है, उसकी दो कंडीशन है। अगर तो हम बात कर रहे हैं फेज डिफरेंस की, तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई, और अगर हम बात कर रहे हैं पाथ डिफरेंस की, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए n लैम्डा, ठीक है। तो सिमिलरली हम देखते हैं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होगी, देखो उसी साइड से करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आर क्या होगा, मिनिमा, आर मिनिमम। आर मिनिमम मतलब कोस फाई मिनिमम, मिनिमम कोस फाई कितना होगा -1, कितने पर होगा, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, मतलब फाई की वैल्यू 2n - 1 पाई, और n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी 1 से लेकर सो ऑन, ठीक है। तो ये आ गया फेज डिफरेंस, किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब हम वही पाथ डिफरेंस भी देख लेते हैं। पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा, λ/2 पाई, 2n - 1 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आ गया 2n - 1 λ/2। ये क्या मिल गया हमारे पास, पाथ डिफरेंस। अगर दो वेव्स के बीच में इतना फेज डिफरेंस है या इतना पाथ डिफरेंस है, तो वहां पे होगा डिस्ट्रक्शन, मतलब युद्ध हो जाएगा, और वहां पे विनाश मतलब डार्कनेस आ जाएगी। तो ये थी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे बताना है कि इंटरफेरेंस के अंदर जो मैक्सिमा बनता है और जो मिनिमा बनता है, उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो इसे फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो मैक्सिमा होगा उसका एम्पलीट्यूड बताना है। एम्पलीट्यूड क्या है उसका, r, ठीक है, मैक्सिमा का। तो मतलब हमें क्या निकालना है, r मैक्सिमम, ठीक है। आर मैक्सिमम निकालने का मतलब यहाँ पे कोस फाई कितना होगा, कोस फाई शुड बी 1, क्योंकि कोस फाई की जब वैल्यू 1 होगी तभी आर की वैल्यू मैक्सिमम निकल सकती है, और कोस फाई की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 1 होती है, ठीक है। इससे ज्यादा कोस फाई की वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे पुट करो a² + b² + ट्वाइस ऑफ a b, कोस फाई की जगह 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a + b का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल आउट, तो यहाँ पे r मैक्सिमम किसके इक्वल हो गया, r मैक्सिमम इज इक्वल टू a + b, ठीक है। तो ये तो हमने इंटरफेरेंस के अंदर जो मैक्सिमा होता है उसकी वैल्यू निकाल दी, क्लियर। अब हम देखते हैं मिनिमा, कि जो मिनिमा होगा मतलब जो डार्कनेस होती है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमा की वैल्यू निकालने के लिए देखो, जब हम आर मिनिमम निकालेंगे, आर मिनिमम निकालने के लिए कोस फाई की कम से कम वैल्यू कितनी होगी, 0,
नहीं, अगर हम 0 पुट कर देंगे, देखो cos फाई 0 तो ये पूरी टर्म कितनी हो गई, ये पूरी टर्म हो गई 0, तो वैल्यू कितनी बच गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बट क्या हम 0 से भी स्मॉल ले सकते हैं, नेगेटिव में ले लो, तो cos फाई की नेगेटिव वैल्यू कहाँ तक जाती है, -1 तक। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू -1 ले लेंगे तो उस केस में क्या होगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस दिस टर्म, तो अब हुआ ना मिनिमम, तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। तो अब पुट कर दो, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos फाई की जगह माइनस, तो माइनस आगे 2ab। ठीक है, तो r मिनिमम किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस b का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, तो r मिनिमम किसके इक्वल आ गया, a माइनस b। ठीक है, a माइनस b। तो इस तरह से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से r मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लिया। मतलब जो हमारे पास मैक्सिमा बन रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न कौन सा, ये वाला, देखो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा मिल रही हैं हमें। ठीक है, मान लेते हैं ये सेंट्रल वाला है और इससे इस साइड में भी ये बन गया। यहाँ पे ये चीजें क्या दिखा रही है, मैक्सिमा दिखा रही है, मैक्सिमा। और यहाँ पे ये यहाँ पे ये भी और ये भी, ये क्या हो गई, मिनिमा। ठीक है, ये हो गए सारे के सारे मिनिमा। अभी हमने इनका एम्पलीट्यूड तो बता दिया कि इनकी एम्पलीट्यूड कितना, मतलब ये कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनकी। अब हमें बताना है कि इंटेंसिटी के फॉर्म में कितना एम्पलीट्यूड होगा। मतलब एम्पलीट्यूड को तो सिर्फ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मेन तो क्या होता है, इंटेंसिटी होती है। हमारे लिए तो इंटेंसिटी मायने रखती है ना, कि यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी है, बहुत ब्राइट है, यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी बिल्कुल डार्क है। ठीक है, तो मतलब क्या मायने रखेगी, इंटेंसिटी मायने रखेगी। तो इंटेंसिटी निकालते सबसे पहले आर मैक्सिमम के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, आई मैक्सिमम। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड का स्केयर। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड का स्केयर। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आई मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड कितना, a प्लस बी, तो इसका मतलब a प्लस बी, इसका मतलब ठीक है a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये निकाल दिया हमने आई मैक्सिमम। इसी तरह आई मिनिमम कितना होगा, आई मिनिमम कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने आई मैक्सिमम भी निकाल दिया और आई मिनिमम भी निकाल दिया। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है आगे हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। अगर दोनों का रेशियो हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पोर्शन को रब कर दें, कर दो रब। देखो यहाँ पे रेशियो अगर हमें निकालना है तो आई मैक्सिमम डिवाइड बाई आई मिनिमम किसके इक्वल होगा, a प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका रेशियो होगा। अब ये सारे फॉर्मूले हम पढ़ क्यों रहे हैं, एक तो ये थ्योरी में इंक्लूडेड है कि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, फॉर्मूले की फॉर्म में बताओ। दूसरा न्यूमेरिकल आएंगे इससे रिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 100% आएंगे, चाहे वो IIT हो गया, बोर्ड हो गया, नीट हो गया, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जो फिजिक्स जिसके अंदर आती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर, ध्यान से समझ लो। एक क्वेश्चन लीक करवा दिया हमने, देख लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने ये बता दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब इससे आगे इसके अंदर और भी फॉर्मूले, बस एक फॉर्मूला रह गया, सिंगल एक फॉर्मूला।
वो क्या होगा? अब ये देखो, हमने इंटरफेरेंस कैसे लिया था? सोर्स, फिर यहाँ पे हमने क्या ली थी? एक स्लिट ली थी, ठीक है, स्लिट, और फिर हमने 2 स्लिट ली थी। इसका मैग्नीट्यूड A, यहाँ से निकलने वाली का और यहाँ से निकलने वाली का B। अब हमें ये बताना है कि जो स्लिट विड्थ होती है वो कितनी है। पहली स्लिट की विड्थ मान लो W1, दूसरी स्लिट की विड्थ मान लो W2। तो हमें इनका विड्थ बतानी है, स्लिट की विड्थ कितनी होगी। तो क्या स्केल लेके मेजर करें? बिल्कुल भी नहीं, स्केल लेकर मेजर नहीं करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। क्योंकि जो स्लिट विड्थ होती है, पहले हम हिंदी में लिख लेते हैं, विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या समझे? अगर हम यहाँ पे होल बिल्कुल छोटा सा करते, बिल्कुल छुटकू सा, तो उस केस में क्या होगा? जो लाइट आएगी सोर्स से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी होगी, ठीक है। अगर हम इसी सोर्स को बड़ा कर दे तो लाइट क्या होगी? सारी पास हो जाएगी। मतलब लाइट कितनी आ रही है डिपेंड किस पे करती है? स्लिट की विड्थ पे डिपेंड करती है। तो विड्थ ऑफ स्लिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये था हिंदी में। अब हम देखते हैं साइंस के अंदर, ठीक है। तो विड्थ ऑफ स्लिट मतलब W1 फर्स्ट विड्थ की स्लिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट स्लिट में से जो लाइट पास हो रही है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, मींस A स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना। विड्थ ऑफ स्लिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, डायरेक्टली की भी क्या, इसको रखो इक्वल, कि विड्थ ऑफ स्लिट इज इक्वल टू इंटेंसिटी, ठीक है। और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरह हम निकाल देंगे W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इनका रेशियो ले लो। हो गया रेशियो, कुछ भी निकाल सकते हैं हम। W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइड बाई B स्क्वायर, ठीक है, आ गया। तो ये थे हमारे इंटरफेरेंस से रिलेटेड फॉर्मूला और इंटरफेरेंस का टॉपिक। बट रुको, अभी थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन और रहती है, बिल्कुल 2 मिनट की है। देखो, अभी तक हम पढ़ते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये क्या होता है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब संभाल के रखना। जैसे घर के अंदर लेडीज होती है ना, वो हर चीज को बड़ा संभाल के रखती है, चाहे वो कितनी भी पुरानी चीज हो। मम्मी होती है जो हमारी, बहुत पुरानी चीजें संभाल के रखी हुई होती है, ठीक है, उनको वेस्ट नहीं करती। सिमिलरली कंजर्वेशन का मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन। एनर्जी का कंजर्वेशन मतलब ना तो हम एनर्जी को बनाते हैं, ना ही हम एनर्जी को खत्म करते हैं। क्या समझे? हम एनर्जी को बना नहीं सकते और ना हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? ठीक है, ये लाइट कहाँ से आ रही है? ये तो एनर्जी बन रही है, बट बना कौन रहा है? क्या चीजें हो रही है? हमें यही चीज पढ़ना है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर क्या होता है? देखो, हम बना नहीं रहे, खत्म भी नहीं कर रहे, मतलब एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है। जैसे ये सनलाइट आ रही है, सनलाइट कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। सन के अंदर ऐसा क्या है कि वहां से हमें लाइट मिल रही है, मतलब वहां पे लाइट बन रही है? बिल्कुल भी नहीं बन रही है, ठीक है। सन पे लाइट नहीं बनती है, वहां पे भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। कैसे? वहां पे भी जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होगी और फ्यूजन के अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब वहां पे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मास डिफेक्ट्स की फॉर्म में, ठीक है। जब जो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मास डिफेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो मास डिफेक्ट के अंदर हमने देखा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली, पहले हमने मास डिफेक्ट निकाला, मास डिफेक्ट के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली, कर्व बनाया, कर्व से हमने 2 चीजें निकाल दी, फिजन और फ्यूजन, ठीक है। फिजन हम पढ़ चुके हैं, एटम बम बनता है। फ्यूजन सन के ऊपर होता है, ठीक है। तो उस केस में वहां पे भी क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक तरह से मास डिफेक्ट की फॉर्म में बोल सकते हैं कि मास से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और अगर इतना डीप नहीं जाना तो सिंपली बोलो कि वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे कौन सा फिजन हो रहा है या फिर फ्यूजन हो रहा है? तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा?
यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, यहाँ की बजाय। देखो ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। स्टार्टिंग का केस था कुछ ऐसा, ये होगा, ठीक है। मान लो हमारे पास दो सोर्स थे लाइट के, स्लिट S1, स्लिट S2। यहां से इंटेंसिटी आई I0, यहां से इंटेंसिटी आई I0, टोटल हो गई कितनी इंटेंसिटी? 2I0। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये वाली एनर्जी थी, इस पोर्शन वाली एनर्जी बहुत शरीफ थी, इसने क्या किया, अपनी एनर्जी साइड वाले को दे दी। समझ आया? इसने क्या किया, इसने अपनी एनर्जी इसके साइड वाले को दे दी। कौन सा साइड में? मान लो इसको दे दी, इसको दे दी तो क्या होगा, देखो अब जो 2I0 थी ये इसके ऊपर और चली गई। 2I0 पहले से थी और 2I0 यहां वाली ऊपर शिफ्ट हो गई, 2I0। सिमिलरली यहां वाली एनर्जी फिर इसके ऊपर शिफ्ट हो गई और यहां वाली एनर्जी फिर इसके ऊपर शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो एक तरह से हो क्या रहा है, यहां पे इस तरह से चीजें हो रही है। देखो ठीक है, इसको रब कर देते हैं हम, तीन ही बहुत है। ठीक है, तो ये देखो जो बीच वाली एनर्जी थी ये बहुत दानवीर करण की तरह थी, तो इसने क्या किया, अपनी एनर्जी को पहले वाले की पीक के ऊपर ट्रांसफर कर दिया और खुद जीरो हो गई। तो मतलब यहाँ पे भी एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। तो एनर्जी ज्यादा कैसे होगी, अब तो टोटल 4I0 हो गई। तो कैसे हो गई, 2I0 दो सोर्सेज की है, 2I0 साइड वाली की हो गई, तो मतलब इसकी इंटेंसिटी बन गई मैक्सिमम। तो और ये हमें मिल गया मैक्सिमा और यहाँ पे हमें मिल गया मिनिमा। और हम बोलते हैं कि अगर हम बोल रहे आइडियल इंटरफेरेंस, आइडियल का मतलब बिल्कुल अच्छा सा है, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं है, तो उस केस में मिनिमा का मतलब होगा जीरो, मतलब डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस, अंधेरा कायम रहने वाली डार्कनेस होगी यहाँ पे। ठीक है, मिनिमा के अंदर मतलब इंटरफेरेंस के अंदर सारी फ्रिंजेस इक्वल ब्राइट होंगी और डार्क का मतलब बिल्कुल डार्क, प्योर डार्क। ब्राइट का मतलब बिल्कुल डार्क, सारी एक जैसी, पार्शियलिटी नहीं है किसी के साथ। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में सभी की ब्राइटनेस एक जैसी और डार्कनेस बिल्कुल ज्यादा डार्क होगा। ठीक है, अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी प्रूव कर लेते हैं। ये तो हमने स्टडी कर लिया थ्योरेटिकल फॉर्म में, अब इसको थोड़ा सा मैथ्स के अंदर देख लेते हैं कि जो इंटरफेरेंस होता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को किस तरह से सेटिस्फाई करवाएगा, किस तरह से वेरीफाई करता है। वेरीफाई बोलेंगे मतलब कैसे इसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि इंटरफेरेंस मतलब लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो देखते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन। देखो दिखाओ, अभी देखते हैं। देखो आई मैक्सिमा देखा अभी हमने, कब देखा, थोड़ी देर पहले देखा कि आई मैक्सिमा कितना होता है, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर। और आई मिनिमा कितना होगा, आई मिनिमा a माइनस बी का स्क्वायर। आई मैक्सिमा मतलब यहाँ की वैल्यू हम किस फॉर्मूले से बता रहे, a प्लस बी का स्क्वायर से, और आई मिनिमा इसकी वैल्यू हम कैसे बता रहे, इस फॉर्मूले से हमने बता दिए। तो अभी हम दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं। देखो मैथ्स के अंदर एवरेज कैसे निकालते, एवरेज का मतलब टोटल कर दो, कितनी टर्म्स का टोटल करना है, जितनी टर्म्स है। अभी तो हमारे पास दो टर्म है मैक्सिमा और मिनिमा, तो इन्हीं का टोटल कर दो। दो टर्म्स हैं तो दो से डिवाइड कर दो। मान लो किसी केस में तीन टर्म्स हैं तो तीनों को ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। अगर 10 टर्म है तो 10 को ऐड कर दो और 10 से डिवाइड कर दो। समझे क्या करना है, समझ गए। तो यहाँ पे हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करो। कितना आ जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, इतना ही आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बुक से मैच करोगे तो थोड़ी सी डिफरेंस मिलेगा। क्या, यहाँ पे के मिलेगा, यहाँ पे भी के मिलेगा, और इसके ब्रैकेट के से बाहर भी के मिलेगा, और यहाँ पे भी के मिलेगा। तो लिख सकते हो, नहीं लिखना डायरेक्ट लिखो। क्लियर? तो यहाँ से तो आ गई एवरेज एनर्जी, एवरेज इंटेंसिटी। एवरेज इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए ना हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते, समझ में आ गया तो थोड़ा सा पोर्शन स्किप कर दिया करो। मान लो एक स्टूडेंट के पास क्या है, जैसे घर के अंदर होता है ना कि दो बच्चे हैं, उनको कोई भी गेस्ट वगैरह पैसे दे जाते हैं। एक के पास मान लो कितने रुपीस हो गए, 100 रुपीज़ है, और एक के पास कितने हैं, सिर्फ 20 रुपीज़ है। ठीक है, एक के पास 100 रुपीज़, दूसरे के पास 20 रुपीज़। अब मम्मी क्या करती है, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती। इक्वली देने का मतलब 100 का मतलब तो क्या है, मैक्सिमा है, और 20 का मतलब मिनिमम, बहुत कम है उसके पास। ठीक है, अब इनको एवरेज कर दो, डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 60 आ गया ना। तो मतलब क्या करेगी मम्मी, दोनों को 60 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज इंटेंसिटी का मतलब, अब इसके पास भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटेंसिटी है, और इसके पास भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटेंसिटी है। ठीक है, ये तो कब है, जब इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस हो ही ना तो हमारे पास दो सोर्सेज है, एक तो I1 है जो किसके इक्वल होता है, के ए स्क्वायर, दूसरा सोर्स I2 है जो किसके इक्वल है, के बी स्क्वायर। तो टोटल इंटेंसिटी, अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सिंपली के ए स्क्वायर सिंपली के बी स्क्वायर दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो सेम आ गई दोनों की दोनों, ये भी इतनी है और ये भी इतनी है। दैट मीन्स एनर्जी कंजर्व रहती है इंटरफेरेंस के अंदर भी, चाहे वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है या इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन है। क्योंकि इंटरफेरेंस हुआ तब भी इंटेंसिटी इतनी आई, एनर्जी इतनी आई, और जब इंटरफेरेंस नहीं हुआ तब भी इंटेंसिटी इतनी है, मतलब तब भी एनर्जी इतनी ही है। तो इसका मतलब इंटरफेरेंस है वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। समझ आई? तो इसको समझ लेना।